बाकी की जो एनालिसिस है वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, वो कब कहां से चैप्टर में पढ़ेंगे? वर्क, पावर एंड एनर्जी। क्योंकि अभी तक वर्क, पावर, एनर्जी नहीं पढ़ा है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन को समझने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम आना बहुत जरूरी है, या फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, दोनों में से कोई भी एक चीज आना बहुत जरूरी है, तभी आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर वाला जो चैप्टर है, जो कि नेक्स्ट सेशन में लूंगा मैं, उसमें आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाएगा। बाकी के जो ऊपर के 4 टॉपिक्स हैं वो आज अपन खत्म कर देंगे। तो सर्कुलर मोशन आज कंप्लीट हो जाएगा, बस वर्टिकल सर्कुलर मोशन रह जाएगा, जो मैं वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में कर लेता हूं। अब बात करते हैं, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, इंट्रोडक्शन टू सर्कुलर मोशन। तो इंट्रोडक्शन टू सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है दोस्त? तो अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो समझना बच्चा पार्टी, बहुत इजी है। मैं इसको घुमा रहा हूं ऐसे सर्कुलर मोशन में, क्या इसका पाथ सर्कुलर है? बिल्कुल, ये एक सर्कुलर पाथ है। बट अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, शब्दों में बताना चाहूं कि भाई सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होता है, तो समझो बच्चा पार्टी, जब भी ये मूव कर रहा है, ये एक फिक्स पॉइंट है, ये जो मेरा हाथ है, ये वाला हाथ, ये फिक्स पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड ए सेंटर ऑफ सर्किल। जब भी ये मोशन कर रहा है दोस्त, ये कैसे भी जाए, लेकिन इसकी डिस्टेंस, इस पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल हमेशा क्या फिक्स्ड। तो कोई भी ऐसा मोशन अपन कह सकते हैं, अगर उस पार्टिकल की डिस्टेंस फ्रॉम है, कोई भी पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है और उसकी किसी भी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा, किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रह रही है, तो ऐसा मोशन कौन सा होगा? वो सर्कुलर मोशन होगा। ऐसा मोशन वो कौन सा होगा? सर्कुलर मोशन होगा। ये बात आप सभी लोग को समझ में आती है? तो मैं लिख सकता हूं इंट्रोडक्शन टू सर्कुलर में कि सर्कुलर मोशन if for distance from fixed point, कोई एक फिक्स पॉइंट है, if a distance from fixed point, वो फिक्स पॉइंट कौन क्या होता है दोस्त? सेंटर ऑफ सर्कल। इज कांस्टेंट फॉर मूविंग पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल किसे कहते हैं? जिसकी वेलोसिटी 0 ना हो। किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए, अगर ये किसी भी मूविंग पार्टिकल की डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट कांस्टेंट हो, तो ऐसे मोशन को अपन क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। ऐसे मोशन को दोस्त अपन क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो अगर ये किसी भी, कोई भी पार्टिकल इस तरीके से मोशन कर रहा है कि उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट सेम है, कांस्टेंट है, तो उसे क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो वो पार्टिकल क्या कर रहा है दोस्त? सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन सभी को क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। अब इस पे सिर्फ इस डेफिनेशन पे भी 2 बार नीट में सवाल आ चुका है और मुझे लगता है कि इस साल भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि डेफिनेशन से क्या होता है। ये कोई पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो कि इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, एंगल थीटा है और रेडियस ऑफ सर्किल क्या है? r। तो इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर तुम लिखना चाहोगे, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहोगे, इस पार्टिकल का दोस्त अगर आप पोजीशन वेक्टर लिखना चाहेंगे, पोजीशन वेक्टर मतलब आई कैप जे कैप के फॉर्म में अगर मैं इसे रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूं इसका, तो कोई भी पार्टिकल अगर ये मान लो ओमेगा से घूम रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है दोस्त? ओमेगा। तो दोस्त बेसिक ये तुम्हें पता होगा, जो थीटा एंगल ट्रेवल्ड होता है वो ओमेगा इंटू टी होता है।
एंगल ट्रेवल्ड क्या एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है? ठीक है, मेरी बात बहुत बेसिक सी बात है, ये दोबारा रिपीट भी होंगी लेकिन अभी बस समझाने के। तो अगर मैं इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूं तो इसका एक्स कंपोनेंट अगर मैं लिखना चाहूं, चूंकि दोस्त मैं यहां पे आप देखेंगे कि थीटा यहां से ले रहा हूं तो थीटा वाई एक्सिस के साथ है, थीटा आपका वाई एक्सिस के साथ है, तो एक्स कंपोनेंट क्या आर साइन थीटा लिख दूंगा, और चूंकि एक्स कंपोनेंट है तो इसको आई कैप लिख दूंगा, प्लस वाई कंपोनेंट थीटा वाई एक्सिस के साथ है तो वाई कंपोनेंट क्या लिख दूंगा, आर कॉस थीटा जे कैप। देखने में बस डरावना लग रहा है, बहुत सिंपल सा है। तो यहां से इसका जो पोजीशन वेक्टर आ गया वो आर साइन ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस आर कॉस ऑफ ओमेगा टी जे कैप। तो कई बार हो सकता है क्वेश्चन में, एग्जाम में, इनफैक्ट नीट के एग्जाम में पूछा भी गया है, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर तुम्हें इस तरीके से दे देगा, ये शक्ल पहचान लो और बोल देगा कि बताओ पार्टिकल का मोशन कैसा है, पार्टिकल का मोशन कौन सा हो सकता है। तो तुम देख लेना कभी भी बच्चा साइन और कॉस एक साथ आ जाए और जो दोनों के कोफिशिएंट है वो सेम है, आर आर, ठीक है, मतलब ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी होता तो ये सर्कुलर मोशन नहीं होता, लेकिन दोनों जगह आर आर आ रहा है, एक टर्म साइन का एक कॉस का, तो समझ लेना वो पोजीशन वेक्टर किसका है बच्चा पार्टी, सर्कुलर मोशन का। कहां से आया, इस तरीके से आया, मैंने अभी आपको बता दिया। यहां तक आप सभी लोग कंफर्टेबल है, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। सर होमवर्क पीडीएफ क्यों नहीं दे रहे हैं? बच्चे बना नहीं पाया इसलिए नहीं दे पाया, आपको अपडेट हो जाएगी, आज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये यार, आप लोग रेगुलर तो रहते नहीं हो, नहीं रेगुलर रहते हो तो थोड़ा भी मेरा भी मोटिवेशन ब्रेक करता है, ठीक है। मतलब आप तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी देख लो लेक्चर्स, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप मेरे साथ 2 कदम चलोगे तो मैं आपके साथ 10 कदम चलूंगा, बट 2 तो चलो यार, मेरी बात आई समझ में। तो पोजीशन वेक्टर आर साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर कॉस ओमेगा टी जे कैप अगर दे रखा है तो वो किसके पोजीशन वेक्टर है, किसी पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। आगे बढ़े। अब शुरू करते हैं दोस्त, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, अब बात आते हैं मतलब की बात पे, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहला टर्म काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को समझने के लिए अपन को सीखना पड़ेगा एंगल या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, थीटा से। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा था दोस्त, मतलब तो मान लो पार्टिकल ए से बी गया, पार्टिकल मान लीजिए, एज्यूम करिए, लेट अस अज्यूम कि पार्टिकल ए से बी गया, तो ए से बी जाने में जो उसने आर्क लेंथ ट्रेवल करी वो एल करी और इसकी रेडियस क्या थी आर, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल ट्रेवल्ड हुआ थीटा वो क्या हो जाता है दोस्त, आर्क लेंथ। बहुत बेसिक सी बात है, पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता दे रहा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस दैट इज एल बाय आर, क्या हो जाता है एल बाय आर। तो एंगल क्या होता है बच्चा पार्टी, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस दैट इज एल बाय आर। यूनिट्स की बात करता हूं दोस्त मैं इसके, तो यूनिट्स इसकी 2 यूनिट्स होती हैं, एक होता है डिग्री और दूसरी होती है रेडियंस। रेडियंस जो यूनिट है वही आपकी कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है। तो जनरली अपन जब भी कैलकुलेशन पर्पस की बात करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कौन सी यूनिट आप पुट करोगे, एसआई वाली पुट करोगे या कोई जो जनरल पर्पस में अपन यूज करते हैं, तो हमेशा एसआई यूनिट ही अपन के काम की है। लेकिन इन जनरल मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में बोलने में ज्यादा कौन सी आती है, डिग्री वाली यूनिट आती है। बट डिग्री पे भावुक नहीं होना है, हमें क्या करना है, हमेशा डिग्री देखते ही उसे
रेडियंस में कन्वर्ट करना है। अब डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन कैसे होता है, तो हमें इनका आपस के रिलेशन पता होना चाहिए। तो ये जो 360 डिग्री, एक कंप्लीट रोटेशन में कितने एंगल होते हैं, डिग्री में एंगल कितना होता है 360, और वही अगर एक कंप्लीट रोटेशन का एंगल मैं रेडियंस में बात करूं तो कितना होगा 2 पाई रेडियंस, मैं रेडियंस में बात करूं तो कितना होगा दोस्त 2 पाई रेडियंस। तो यहां से यूनिट डिग्री जो आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा 2 पाई बाय 360, यहां से कट गया, ये आ गया पाई बाय 180। तो एक डिग्री किसके बराबर क्या, पाई बाय 180। अब मान लो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो एंगल इन रेडियंस जो होगा, कभी भी एंगल इन रेडियंस निकालना है, अगर आपको एंगल इन डिग्री पता हो तो आप क्या करोगे, पाई बाय 180 एंगल इन रेडियंस हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल इन डिग्री इंटू पाई बाय 180, एंगल इन डिग्रीज इंटू पाई बाय 180। एंगल इन रेडियंस किसके बराबर होता है, एंगल इन रेडियंस क्या होता है बच्चा पार्टी, एंगल इन डिग्री इंटू पाई बाय 180। डिग्री में जो एंगल दे रखे हैं उसको पाई बाय 180 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, एंगल इन रेडियंस आ जाएगा। यहां तक आप सभी लोग कंफर्टेबल हैं, क्लियर है, जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। कुछ एक क्वेश्चंस भी कर देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। आपको मान लो 30 डिग्री दे रखा था, इसको आपको रेडियंस में बताना है, 90 डिग्री दे रखा है, इसको बताना है, 120 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, 180 डिग्री को रेडियंस। तो जो भी एंगल इन डिग्री दे रखा है उसे अगर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल इन रेडियंस आ जाएगा। तो सभी जगह क्या कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे टर्म्स में, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, एंगल इन रेडियंस आ जाएगा। जब भी डिग्री में एंगल दे रखा हो, भावुक मत हो, तुरंत क्या करो, उसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे क्या बचेगा, बचा पार्टी पाई बाय 6, यहां पे कितना बचेगा, पाई बाय 2, यहां पे कितना बचेगा, 0 से 0 गया, 6 से 2 गया, यहां से 3 गया, 2 पाई बाय 3, यहां से देखोगे 180 180 कट जाएगा, कितना बचेगा, पाई रेडियंस। ठीक है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन में वैल्यू डिग्री के टर्म्स में नहीं लिखनी है, आपको किस में रखनी है बच्चा पार्टी, रेडियंस के टर्म्स में लिखनी है। यहां तक आई होप आप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं एंगुलर वेलोसिटी की। क्या ये स्पीड ठीक है, या ऐसा लग रहा है सर ज्यादा हो रही है, स्पीड थोड़ा धीमे कर दूं। ठीक है दोस्तों, स्पीड। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात आता है नेक्स्ट टर्म, एंगुलर वेलोसिटी। जस्ट वेट अ मिनट गाइस, मैं आप लोग का यूट्यूब आईपैड पे खोल लूं ताकि चैट सेक्शन मुझे अच्छे से दिखता रहे। This is GE Healthcare. चलो
आगे बढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बच्चा पार्टी, इसे डी थीटा बाई डी टी लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, डी थीटा बाय डी टी लिखते हैं, और इसे क्या लिखते हैं, या फिर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी बी होता है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी बी होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि अपन ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था ना, डिस्प्लेस वेलोसिटी क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट डीएस बाई डी टी या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वही डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ओमेगा क्या हो जाता है, डी थीटा बाय डी टी, ओमेगा क्या हो जाता है दोस्त, डी थीटा बाय डी टी। अब अपन यहां पे बात कर लेते हैं इसकी यूनिट्स की। तो एंगुलर इसकी जो यूनिट्स है वो क्या है, रेडियंस पर सेकेंड होती है, और कुछ एक जनरल यूनिट जो कॉमनली यूज यूनिट होती है वो एक आरपीएम भी होती है। एंगुलर वेलोसिटी की एक जनरल जो यूनिट होती है, जनरली यूज्ड में जो आ जाती है वो आरपीएम। बट एसआई यूनिट की मैं बात करूं तो क्या होती है, रेडियंस पर सेकंड। मतलब क्वेश्चन में अगर आरपीएम में यूनिट्स दे रखी है तो देख के तुरंत भावुक नहीं हो जाना है, क्वेश्चन में वैल्यू नहीं पुट कर देनी है, पहले अपन उसे क्या करेंगे, रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब बात आती है कि सर रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम को अपन यूनिट्स रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो समझना बच्चा पार्टी, पहले अपन समझते हैं कि आरपीएम होता क्या है। आरपीएम का मतलब क्या हुआ दोस्त, रिवॉल्यूशंस पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है, कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट कर रहा है। तो 1 आरपीएम का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझते हैं। 1 आरपीएम का मतलब एक रिवॉल्यूशन हो रहा है, एक रिवॉल्यूशन हो रहा है पर मिनट, और एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियंस कवर हो जाएंगे, 2 पाई, कितने टाइम में, पर मिनट। लेकिन मिनट भी क्या है, एसआई यूनिट नहीं है, तो मिनट को भी अगर एसआई में करोगे तो क्या आएगा, सेकेंड्स। कितने सेकंड होते हैं एक मिनट में, 60, तो ये आ जाएगा पाई बाय 30, पाई बाय 30। तो कभी भी वैल्यू अगर तो आपको क्या कहते हैं आरपीएम में दे रखी है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ओमेगा इन रेडियंस पर सेकेंड जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चा पार्टी, ओमेगा इन आरपीएम। जो भी आपको आरपीएम में वैल्यू दे रखी होगी इसको पाई बाय 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू भी आपको आरपीएम में दे रखी होगी उस वैल्यू को पाई बाय 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ओमेगा आ जाएगा रिवॉल्यूशंस रेडियंस पर सेकंड पे। एग्जांपल के तौर पे आपको ओमेगा दे रखा है लेट से 480 आरपीएम, 480 आरपीएम, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है किसमें, इन टर्म्स ऑफ रेडियंस पर सेकंड। तो रेडियंस पर सेकंड में निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू भी आरपीएम में दे रखी है उसे पाई बाय 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा। आपको जो वैल्यू दे रखी है वो 480 दे रखी है, उसमें पाई बाय 30 मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 गया, तो आंसर आ जाएगा 16 पाई रेडियंस पर सेकेंड। तो रेडियंस पर सेकंड में आंसर कितना आ गया, 16 पाई रेडियंस पर सेकंड। आई होप बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बस ओमेगा आपको 480 आरपीएम दे रखा था, उससे रेडियंस पर सेकंड में करना था। तो जो वैल्यू भी आपको कभी भी आरपीएम में दे रखी होगी उसमें कुछ नहीं सोचना, बस पाई बाय 30 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ओमेगा इन रेडियंस पर सेकंड। एवरीबॉडी कंफर्टेबल, क्लियर है, जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। यहां तक सभी लोग सहमत हैं तो थम्स अप दे दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यहां तक सारे बच्चे सहमत हैं तो आगे बढ़ता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो ये तो आ गई आपकी बेसिक्स हो गए एंगुलर वेलोसिटी के, एंगुलर वेलोसिटी के बेसिक होगा। अब एक अगली बात समझना, ये देखते हैं
रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो सबसे पहले समझना, जो एंगुलर वेलोसिटी है या फिर कोई भी एंगुलर वेक्टर जो होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चा पार्टी, एक्सियल वेक्टर होता है। एंगुलर वेक्टर हमेशा क्या होता है बच्चा पार्टी, एक्सियल वेक्टर होता है। तो मैं यहां पे लिख भी सकता हूं दोस्त, एंगुलर वेक्टर्स, मतलब एंगुलर वेक्टर्स में मैं चाहे मैं बात करूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, या मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी की, या मैं बात करूं एंगुलर एक्सेलरेशन की, या मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम की, या मैं बात करूं टॉर्क की, मतलब वो सारे शब्द जो अपन ने लीनियर मैकेनिक्स में पढ़े थे, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर पढ़े थे, उसका अगर मैं एंगुलर टर्मिनोलॉजी लेता हूं, जैसे फोर्स का एंगुलर टर्मिनोलॉजी क्या आ जाता है, टॉर्क। मोमेंटम का क्या आ जाता है, एंगुलर मोमेंटम। वेलोसिटी का क्या आ जाता है, एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का क्या आ जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये सारे के सारे एंगुलर वेक्टर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं बच्चा पार्टी, आर एक्सियल वेक्टर, आर एक्सियल वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या होता है, इनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होगी। मतलब किधर क्या होते हैं, ऑलवेज इनका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होती है, ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। मेरे ख्याल से ये बात सुन के 90% बात बच्चों को पल्ले नहीं पड़ा होगा कि सर ये क्या बोल दिया कि एक्सियल क्या होती है, एक्सिस क्या होती है। तो समझना बच्चा पार्टी क्या होता है दोस्त, अगर ये पार्टिकल कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन है तो जो उसकी एक्सिस होगी ये हो गई एक्सिस। तो जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा या तो ऊपर की डायरेक्शन में हो सकता है या नीचे की डायरेक्शन, लेकिन होगा हमेशा किधर बच्चा पार्टी, अलोंग द एक्सिस। चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो, चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन हो, चाहे एंगुलर मोमेंटम हो, चाहे टॉर्क हो, वो हमेशा जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके परपेंडिकुलर, मतलब सेंटर से पास होती हुई जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसके अलोंग होगा। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं दोस्त, मान लो ये पार्टिकल है, इसको मैं सर्कुलर मोशन, देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में अभी सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका जो एक्सिस होगा वो किधर होगा बच्चा पार्टी, सेंटर से पास होता हुआ ऊपर की तरफ होगा, सेंटर से पास होता हुआ ऊपर की तरफ होगा। यही अगर मैं इसे वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन करा दूं तो अब इसकी एक्सिस किधर होगी बच्चा पार्टी, शैतान। अगर इसे बच्चा पार्टी में वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन करा दूं तो अब, अरे यार हद है बदतमीजी की, पढ़ा रहा हूं देख नहीं रहा हो, अभी भी तुम्हें लोग पूरा झगड़ा भी करना है, बाद में लड़ लेना, तुम्हारी ऐसे की तैसे। पता नहीं क्या मजा आता है इन सबों को घूमने में। ये लो, ये अब अगर वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसकी एक्सिस किधर होगी बच्चा पार्टी, तुम्हारी तरफ, जिधर ये वाला मेरा हाथ है, ठीक है। अगर मैंने इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन इस तरह से करा दिया तो अब इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर हो गई, ऊपर हो गई। तो हमेशा एक्सिस के अलोंग होता है, और एक्सिस क्या होती है, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर। मान लो ये सर्किल है, ठीक है, मान लो ये सर्किल है, तो इसकी एक्सिस किधर होगी, ये हो गई एक्सिस। अभी ये ऐसे रखा है तो एक्सिस इधर हो गई। अगर ये एक्सिस ऐसे हो गया तो एक्सिस ऊपर की तरफ हो गया। अगर ये कोई टिल्ट है तो एक्सिस ऐसे हो जाएगा। अगर ये नीचे टिल्ट है तो एक्सिस नीचे की तरफ हो जाएगी। मतलब हमेशा किधर होगा बच्चा पार्टी, सर्कुलर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर होता है। और ये सारे वेक्टर्स क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं। चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर मोमेंटम है, कोई भी एंगुलर टर्मिनोलॉजी का अगर वेक्टर होगा तो वो हमेशा क्या होगा, अलोंग द एक्सिस होगा। ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई। अब जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए।
यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल हैं, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। हेलो जेई एस्पिरेंट, जेई 2023 बहुत पास। चलो आगे बढ़े। अब बात आती है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो दोस्त मान लो ये पार्टिकल कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी इधर है, एंगुलर वेलोसिटी मैंने बताया हमेशा ऑलवेज अलोंग द एक्सिस होगी, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा किधर है बच्चा पार्टी? ऊपर। ठीक है। और रेडियस वेक्टर तो किधर होगा? हमेशा अलोंग द रेडियस होगा। हमेशा रेडियस वेक्टर क्या होगा? अलोंग द रेडियस होगा। तो अगर बच्चा पार्टी में ओमेगा वी और आर में एक रिलेशन निकालूं, अगर ओमेगा वी और आर में रिलेशन निकालूं तो वो क्या आता है समझना, वो आता है हमेशा ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ओमेगा वेक्टर देखो ऊपर की तरफ है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? जो पहला वेक्टर उसकी तरफ हाथ कर दिया। रेडियस वेक्टर देखो बाहर की तरफ, देखो ओमेगा वेक्टर अभी यहां पे मैं बात करूं तो ये व्हाइट वाला वेक्टर क्या है बच्चा? पेन। ओमेगा वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में ये। आर वेक्टर क्या है? ब्लैक वाला पेन। तो क्या करना है? सीधा हाथ लेना है और अंगूठा 90 डिग्री पे करना है। सीधा हाथ लेना है, अंगूठा 90 डिग्री लेना है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई समर्थन नहीं करना है यहाँ पे। और क्रॉस प्रोडक्ट लेना बहुत इजी है बच्चा पार्टी, सीधा हाथ अंगूठा खोल देंगे, 90 डिग्री पे करेंगे और पहला वेक्टर कौन सा है? देखो ओमेगा क्रॉस आर लिखा है, ओमेगा क्रॉस आर लिखा, तो जो पहला वेक्टर ओमेगा वेक्टर किधर है बच्चा पार्टी? फिगर के हिसाब से ऊपर है, तो ऊपर क्या करेंगे? सीधा हाथ की उंगलियां रखेंगे। आर वेक्टर किधर है? सामने की तरफ, तो आर वेक्टर क्या है? सामने की तरफ, तो सामने की तरफ उंगलियां कर्ल करेंगे। अंगूठा देखो किधर आया? राइट में। अंगूठा देखो किधर आया? राइट में। तो वेलोसिटी वेक्टर देखो किधर गया? राइट में। वेलोसिटी वेक्टर किधर गया? राइट में। तो ये इस तरह से डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत ही इजी पार्ट काम होता है। तो ओमेगा क्रॉस आर जो हो जाएगा ये हमेशा क्या देता है? वी वेक्टर देता है। ठीक है। अब सर्कुलर मोशन में बात करेंगे, अगर इसे मैं खोल दूं तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू आर इंटू साइन ऑफ थीटा। अब चूंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कुलर मोशन में हमेशा क्या होगा? ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, थीटा 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 कितना होता है? 0। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बहुत ही फेमस फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी और ओमेगा के रिलेशन का, कई जगह यूज आता है वेलोसिटी और ओमेगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी दे रखी, लीनियर वेलोसिटी चाहिए तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। यहां तक आप सारे कंफर्टेबल हैं, क्लियर है? एक बात और ध्यान रखना, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, रेडियस वेक्टर होता है और ओमेगा वेक्टर, ये तीनों हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। लिख सकते हो इन सर्कुलर मोशन ओमेगा वेक्टर जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है रेडियस वेक्टर के, और रेडियस वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब तीनों हमेशा आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों हमेशा आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एट ऑल द टाइम। ओमेगा वेक्टर, आर वेक्टर एंड वी वेक्टर, ये तीनों आपस में बैठ रहे हैं। मतलब आर वेक्टर जो है वो ओमेगा और वी दोनों के परपेंडिकुलर है, आर वेक्टर जो है ओमेगा और वी दोनों के परपेंडिकुलर है, वी वेक्टर ओमेगा और आर दोनों के परपेंडिकुलर है, ओमेगा वेक्टर आर और वी दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब सब आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर में। ठीक है, कोई भी किसी की डायरेक्शन में नहीं होता है। ये सर्कुलर मोशन के कुछ बेसिक्स हैं। अगर यहां तक आप सभी लोग क्लियर है, जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। अगर ये टॉपिक अब तुम्हें इजी से भी आसान लगने लगा है तो बताओ, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं। देखा जाए दोस्त, चलो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑन सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय, कोई पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट ऑन अ सर्कुलर पाथ जो है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, where theta is in radians and t is in second. The angular velocity of the particle after 2 seconds from start is. अगर थीटा दे रखा है, ओमेगा पूछा है, तो क्या ये बच्चों का काम नहीं होगा? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है दोस्त। डिफरेंशिएट कर देंगे, 2t क्यूब का डिफरेंशिएशन 2
टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t² प्लस 0.5 है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो ओमेगा जो आ गया आपका 6t² हो गया। ओमेगा जो आंसर आ गया वो ओमेगा कितना आ गया 6t² आ गया। अब पूछा क्या है ओमेगा एट t = 2 सेकेंड, टी की वैल्यू 2 पुट कर दें तो ओमेगा आ जाएगा 6 × 2 का स्क्वायर 4, 24 यूनिट्स क्या होती है ओमेगा की, रेडियंस पर सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा यहां से 24 रेडियंस पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप आप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे और खुद से कर चुके होंगे बिना मेरी मदद के सवाल। जिसका इसका आंसर आ जाया करे चैट सेक्शन में पहले ही लिख दिया करो, और जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें, ठीक है। और दूसरी बात, जितने बच्चे भी देख रहे हैं वो प्लीज आफ्टर द लाइव जब खत्म हो जाता है कमेंट सेक्शन में एक जेन्युइन फीडबैक जरूर पोस्ट करें, जो भी हो कमेंट जरूर पोस्ट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलो नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो बच्चा पार्टी, अगर मैं उसे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है ओमेगा, क्या डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ये भी फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। एक मिनट हैंड कितनी देर में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, पूरे 1 घंटे में। मिनट हैंड को एक जो मिनट वाली सुई होती है वो पूरे 1 घंटे में कंप्लीट रोटेशन करती है। तो अगर मैंने डेल्टा थीटा 2 पाई ले लिया तो उसे 2 पाई का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना लगता है, 1 घंटा। 1 घंटे में मतलब कितने सेकंड, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। मिनट भी क्या है बच्चा पार्टी, एसआई टर्म नहीं है, इसे और अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें हमेशा एसआई यूनिट्स में चाहिए होता है, रेडियंस पर सेकंड में आंसर चाहिए होता है। तो कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 × 60 इतने सेकंड्स हो जाएंगे। तो यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां 30 आ जाएगा। तो ये पाई 6 3 जा 18 और 00 पाई बटा 1800 रेडियंस पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 4। पाई बटा 1800 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। यहां तक आप सभी लोग 100% 100% एक नंबर सहमत हैं? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। सभी लोग सहमत हैं क्रांतिकारी तरीके से, बिल्कुल धुआं बिखेर के सहमत है। आगे बढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए व्हील, किसी भी व्हील की एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, दैट इज 70 रेडियंस पर सेकेंड। इफ द रेडियस ऑफ द व्हील इज 0.5 मीटर, अगर रेडियस ऑफ व्हील 0.5 मीटर है देन द लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन है वो r × ओमेगा, भारत के बच्चे को पता है, ठीक है। तो रेडियस कितना बचा पार्टी, 0.5 और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है दोस्त, 70 रेडियंस पर सेकेंड है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है दोस्त, 70 रेडियंस पर सेकेंड है। तो यहां से वेलोसिटी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 35। सारी चीजें एसआई में थी तो कुछ कन्वर्जन करना नहीं है, 35 मीटर पर सेकेंड। बच्चों का खेल है, बिल्कुल इजी से भी आसान लेवल का क्वेश्चन था। तो आंसर आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप सभी लोग कंफर्टेबल हैं, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आप लोग मेरे हिसाब से सभी लोग कंफर्टेबल हैं। अब मैं बात करने वाला हूं किसकी बच्चा पार्टी, नए टर्म की, जिसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन की मैं बात करूं तो अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे के सब टॉपिक चलो ठीक है। अब बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो अगेन अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की दोस्त अगर बच्चे पार्टी में बात कर रहा हूं तो मान लो ये कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा था दोस्त, ये कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा था।
मैंने बताया कोई भी जो एंगुलर टर्मिनोलॉजी होगी वो किधर होगी, अलोंग द एक्सिस होगी। तो अल्फा वेक्टर और ओमेगा वेक्टर तो किधर होंगे, इस वेक्टर के। ठीक है दोस्त। अब अगर मान लो तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर जो था वो यहां पे कहीं इस तरफ जा रहा था, और तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर हमेशा किधर होगा बच्चा पार्टी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। तो जो अल्फा वेक्टर डिफाइन करते हुए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, वो किसके बराबर होता है, डी ओमेगा बाय डी टी के बराबर होता है, या फिर इसे डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी भी कहा जाता है। कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है दोस्त, अल्फा वेक्टर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है दोस्त, अल्फा वेक्टर होता है। वो क्या होता है दोस्त, अल्फा वेक्टर होता है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होता है। कैसे डिफाइन करते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी करते हैं, इसे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी भी कहा जा सकता है। समझना बच्चा पार्टी, एंगुलर वेलोसिटी जो है, अब यहां से कुछ मैं की पॉइंट्स बताने वाला हूं, समझना बच्चा पार्टी। अगर मैंने पहले ही तुम्हें यह बताया v इज इक्वल टू आर ओमेगा, अगर किसी भी पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट हुई तो ओमेगा भी क्या होगा दोस्त, कांस्टेंट होगा, और ओमेगा कांस्टेंट हुआ तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा पार्टी, 0 होगा। तो समझ लेना, इफ a particle is moving with constant speed, then its angular acceleration is 0। कोई भी पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब इस बात पे कंसेप्ट पे बेस्ड अल्फा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ए फ्लाई व्हील रोटेटिंग एट 600 रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम में दे रखी है। ओमेगा तो सबसे पहले भावुक नहीं होंगे, इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियंस पर सेकंड में। इज ब्रॉट अंडर यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन एंड स्टॉप्ड आफ्टर 2 मिनट, टाइम कितना दे रखा है, 2 मिनट्स दे रखा है। देन व्हाट इज द एंगुलर डी एक्सेलरेशन, एंगुलर डी एक्सेलरेशन इन रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात यह आती है कि फिजिक्स में हमें बच्चों को अधिकतर ये क्वेश्चन रहता है कि सर फिजिक्स समझ में आ जाती है, सवाल पढ़ते हैं, मतलब जब पढ़ रहे होते हैं सब समझ में आता है, लेकिन सवाल पढ़ के ये नहीं समझ में आता कि कौन सा फॉर्मूला है। तो देखो दोस्त, जब भी आप ये सोचोगे कि क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत सोचोगे कौन सा फॉर्मूला लगाएं, आपको कभी क्लिक नहीं करेगा कौन सा फॉर्मूला है। आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखना पड़ेगा। और क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना है, कभी भी पूरे क्वेश्चन को पूरा एक साथ नहीं पढ़ना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम नहीं समझ पाओगे, बिकॉज हम लोग की जो मेमोरी है वो गजनी वाली है। हम एक साथ 2 लाइन पढ़ के हम इतनी रीडिंग एबिलिटी हम लोग डेवलप ही नहीं करे हैं कि हम 2 लाइन का मतलब एक साथ अपने दिमाग में रिटेन रखें। तो अपन गजनी है तो गजनी जैसे काम करेंगे। क्या काम करेंगे, फ्लाई व्हील रोटेटिंग एट 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट। सबसे पहले देखा कि हमें रोटेटिंग मतलब ओमेगा दे रखा है 600 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। तो रिवॉल्यूशंस पर मिनट दे रखा है, तुम्हें ध्यान आएगा सर ने बताया था रिवॉल्यूशन पर मिनट में कभी भी आरपीएम में दे रखा है, वो एसआई यूनिट नहीं है, तो एसआई में कन्वर्ट करेंगे। एसआई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आरपीएम को एसआई में कन्वर्ट करने के लिए पाई/30 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो ओमेगा 600 रिवॉल्यूशंस पर मिनट दे रखा है, इसे पाई/30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 20 पाई रेडियंस पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगा, ओमेगा। ठीक है, इज ब्रॉट अंडर द यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन एंड स्टॉप कर दिया गया, मतलब ओमेगा फाइनल जो हो गया
वो क्या हो गया 0। ये तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी, ओमेगा फाइनल क्या हो गया 0। कितने टाइम में? t इज इक्वल टू 2 मिनट्स में। 2 मिनट्स मतलब कितना हो गया? 120 सेकेंड। ये डेटा तुमने अब तुमसे पूछा कि फाइंड एंगुलर डीएक्सेलेरेशन, मतलब अल्फा की वैल्यू पूछी है। ये गिवन डेटा तुम्हें एक एक करके एक एक स्टेटमेंट से निकाल लेना है। जब आप ये गिवन डेटा निकाल लेंगे तो आप उसके बाद तुरंत आपको चमक जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। सिंपल सी बात है, अल्फा पूछा है तो ओमेगा इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। क्लियर है दोस्त? पुट कर दो। ओमेगा की वैल्यू 20 पाई, ओमेगा की वैल्यू क्या है 0। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा। ओमेगा फाइनली रेस्ट पे आ जा रहा है। ओमेगा नॉट कितना है बच्चा पार्टी? 20 पाई प्लस अल्फा, टाइम कितना है 120। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 20 पाई बाय 120। 0 से 0 गया, ये 6 गया, तो ये आ गया माइनस का पाई बाय 6 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि डी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, माइनस हमें क्या बता रहा है कि ये डी एक्सेलरेशन है, मैग्नीट्यूड कितना है? पाई बाय 6। यहां तक आप सभी लोग कंफर्टेबल हैं? क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, मजा आ रहा है पढ़ाई करने में? नीट प्रिपरेशन इज सो इंटरेस्टिंग। A body moves with constant angular velocity on a circle. Magnitude of angular acceleration, magnitude of angular acceleration पूछा है। तो angular acceleration जो होता है दोस्त, moves with a constant angular, अगर angular velocity ही constant है तो जो angular acceleration अल्फा होगा वो d ओमेगा बाई dt डिफाइन करते हैं। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो क्या उसका डेरिवेटिव 0 होगा? सिंपल सी बात है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन यहां पे क्या मिलेगा? आपको 0 मिलेगा। यहां तक आप सभी लोग 100% 100% एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने में कंफर्टेबल है? क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। यहां तक कंफर्टेबल है तो हार्ट बना दो चैट सेक्शन में, फिर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्त। एंड प्लीज जो भी बच्चे नए हैं वो वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाएं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल ऑब्लिक लीनियर एक्सेलरेशन। मैं टेंजेंशियल बोलूं या लीनियर बोलूं, एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन आता है? तो अपन लिखेंगे जो ए टेंजेंशियल होता है, ए टेंजेंशियल मतलब वही जो वेलोसिटी वाला रिलेशन है वही यहां पे भी होल्ड गुड हो जाता है। तो यहां पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो अल्फा वेक्टर क्रॉस रेडियस वेक्टर, ये किसके बराबर होता है? ए टेंजेंशियल वेक्टर। ये किसके बराबर होता है? ए टेंजेंशियल। यहां से हमें पता चल जाता है कि भाई रेडियस वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होता है अल्फा वेक्टर के, और अल्फा वेक्टर परपेंडिकुलर होता है टेंजेंशियल वेक्टर के। ये तीनों आपस में क्या होते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। बाकी क्वेश्चन सॉल्विंग करने लिए जो तुम्हें रिलेशन यूज में आने वाला है मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में, वो ये आना जाता है कि ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है तो आर इंटू अल्फा, आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी निकाल दोगे तो तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक आप सभी लोग कंफर्टेबल है? क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए। अब बात आती है कि सर इसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है। भाई कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है
तो उसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, वो तो अलोंग द टेंजेंट जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आएगा वही बताएगा। क्योंकि बस इसका डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है इसलिए टेंजेंशियल कहते हैं, जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है उसे सेंट्रीपिटल कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल जो दो टर्म आते हैं सर्कुलर मोशन में, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कहीं से भी आ गए, वो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल सिर्फ और सिर्फ उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता रहे हैं। जिस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी सेंट्रीपिटल हो गया, जिस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर टेंजेंट की अलोंग होगी वो सेंटर टेंजेंशियल हो गया। यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल है, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। तो ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। यहां तक आई होप आप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, एक नंबर। चलो कुछ क्वेश्चंस है इस कंसेप्ट पे बेस्ड, सवाल करते हैं। द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। लीनियर एक्सेलरेशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है दोस्त। लीनियर एक्सेलरेशन मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है, और ये तुम्हें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दे रखा है। तो आर पूछा है, तो हम सबको, हम सारे भारतवासियों को पता है ए टेंजेंशियल किसके बराबर होता है, आर अल्फा के बराबर होता है। ए टेंजेंशियल 10 दे रखा है, रेडियस पता नहीं, लेकिन अल्फा जो है तुम्हें 5 दे रखा है। तो जो आर होगी 10/5 हो जाएगा, 10/5 इज इक्वल टू 2 मीटर। तो 2 मीटर की दूरी पे होगा ये पार्टिकल। ऑप्शन नंबर 4। यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल हैं, क्लियर है? सिंपल सा बेसिक सा सवाल था। सिंपल बेसिक सा सवाल है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, अब समराइज कर देते हैं पूरी। मतलब कुल मिला के जो अपन ने लीनियर टर्म्स में जो पढ़ा था, समरी के बेसिस पे आप देखेंगे जो अपन ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, भाई जो लेंथ थी उसे थीटा से रिप्लेस कर दो, जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसे तुम एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर दो, जो फाइनल वेलोसिटी थी वो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी से कर दो। अगर एक्सेलरेशन की बात मैं करूं एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्लेस कर दो। तो जो चीज तुमने वहां पे पढ़ी थी वो एज इट इज यहां पे भी एप्लीकेबल है। जो चीजें अपन ने वहां पे पढ़ी थी वो एज इट इज एप्लीकेबल है। जैसे कि अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, तो तीनों की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन एज इट इज मोशन है यहाँ पे। जैसे वहां पे v इज इक्वल टू u प्लस एटी थी, तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है, ठीक है। वहां पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर आप लगा सकते हैं। वहां पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2s होता है, तो v की जगह ओमेगा पुट कर देंगे, u की जगह ओमेगा नॉट पुट कर देंगे, प्लस 2 टाइम्स अल्फा थीटा हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड था, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड की बात करेंगे तो u प्लस a बाई 2 था, तो यहाँ से ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n-1। ये सारे के सारे फॉर्मूले जो इक्वेशन ऑफ मोशन के अपन ने वहां पे पढ़े थे वो एज इट इज यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, वो एज इट इज यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। जैसे वहां पे v इज इक्वल टू यू ds बाई dt पढ़ते थे, वैसे ही यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे अगर ओमेगा निकालना होगा तो यहाँ पे d थीटा बाई dt आ जाएगा। यहां पे अगर तुम्हें अल्फा निकालना होगा तो वो d ओमेगा बाय dt आ जाएगा। अब ये किसका डिफरेंशिएशन क्या देता है, किसका इंटीग्रेशन क्या देता है, इसके लिए मैंने तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। जो शॉर्ट ट्रिक वहां पे काइनेमेटिक्स में थी वो यहां पे भी एज इट इज एप्लीकेबल है। वहां पे अपन ने क्या बताया था, SVA टर्म बताए थे, d बाई dt। इधर जाओगे तो डिफरेंशिएट करोगे, ये बताया था कि नहीं बताया था। और इधर आने पे अपन क्या करते थे, इंटीग्रल dt करते थे, इधर आने पे इंटीग्रल dt करते थे। तो ये सेम ट्रिक यहां पे भी एप्लीकेबल है दोस्त, यही सेम ट्रिक यहां पे भी एप्लीकेबल है। अब यहां पे आपको ये डिस्प्लेसमेंट ट्रिक लगानी है, तो डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्लेस कर दोगे बच्चा पार्टी, थीटा से। तो यहां से थीटा, वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से और एक्सेलरेशन को अल्फा से। इधर से इधर जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इधर से इधर जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। राइट टू लेफ्ट आओगे तो क्या करना पड़ेगा दोस्त, इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा दोस्त, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सेम ट्रिक यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो समरी यही है कि बस अगर तुमने ये काम कर लिया तो जो काइनेमेटिक्स में पढ़ा था वो एज इट इज, वो सारी चीजें यहाँ पे एज इट इज एप्लीकेबल हैं। बस तुम्हें टर्मिनोलॉजी उनके करस्पॉन्डिंग एंगुलर टर्मिनोलॉजी का यूज कर लेना है। आई होप यहाँ तक आप सभी लोग कंफर्टेबल है। यहां तक सारे बच्चे 100%, 100%, एक नंबर कंफर्टेबल है, पूरी समरी क्लियर है आपको। अब इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉर सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, बताई दी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सर्कुलर मोशन बता दी। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो दोस्त अगर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन की बात करूं तो दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन में। पहले को कहते हैं अपन दोस्त सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पहला जो एक्सेलरेशन होता है किसी भी सर्कुलर मोशन में, वो दो तरीके के एक्सेलरेशन पाए जा सकते हैं। एक को सेंट्रीपिटल कहते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल। दूसरे को क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन, अगर टोटल एक्सेलरेशन की बात करें तो किसी भी सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं। एक दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, पहले को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरे को कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल का क्या काम है और टेंजेंशियल का काम क्या है। तो ये क्या होता है बच्चा पार्टी, रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन चेंज। जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है क्या उसकी हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रही है? कोई भी पार्टिकल अगर दोस्त सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है कि नहीं होती है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। जस्ट वेट अ मिनट गाइस। अरे भाई साहब, चलो आ जाओ चिंटू। चिंटू का वापस से काम आ गया। चिंटू अभी भी नहीं सुध रहा है, उलझे जा रहा है। हाँ, अगर देखो बच्चा पार्टिकल ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो क्या इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज है? भाई देखो, ये वेलोसिटी इधर, जब ये यहां पे तो वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, जब ये यहां आया तो वेलोसिटी वेक्टर पीछे की तरफ, जब ये यहां आया तो वेलोसिटी वेक्टर इधर, जब ये इधर आया तो वेलोसिटी वेक्टर इधर, जब ये वेलोसिटी इधर आया तो वेलोसिटी वेक्टर इधर, जब ये सामने है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर। तो हर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी वेक्टर मतलब डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा चेंज हो रही है। तो सर्कुलर मोशन में अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें तो ये किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन चेंज। किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के लिए होता है। और ऐसा कोई सर्कुलर मोशन प्रेजेंट नहीं होता, ऐसा कोई सर्कुलर मोशन नहीं होता जिसमें कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। डायरेक्शन हमेशा एट ऑल द इंस्टेंट, ऑल द मोमेंट, पार्टिकल की डायरेक्शन तो ऑल द मोमेंट चेंज हो ही रही होती। तो दैट मीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा इट मस्ट बी प्रेजेंट, इट मस्ट बी present in all circular motion। CM for circular motion। सभी के सभी सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या होता है। इसका काम होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीड चेंज। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, यहां पे किसकी बात हो रही है? ध्यान से सुनना, यहां पे किसकी बात हो रही है? स्पीड की। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करने के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करने के लिए ही ये रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो क्या ऐसा जरूरी है कि कोई भी सर्कुलर मोशन में हमेशा स्पीड चेंज हो रही हो? नहीं भाई, इस दुनिया में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नामक चेंज भी सर्कुलर मोशन होता है। मतलब ऐसे सर्कुलर मोशन भी होते हैं जिसमें स्पीड कभी चेंज हो ही नहीं रही होती, स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। तो इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बहुत कुछ खास काम है नहीं सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में जो खास काम है वो किसका है बच्चा पार्टी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑप्शनल है। ये क्या है बच्चा पार्टी? मस्ट बी प्रेजेंट वाला केस है। ये मस्ट है और ये कैसा केस है? ऑप्शनल है। ये क्या है बच्चा पार्टी? ऑप्शनल है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही होगी, लेकिन ये क्या कराता है? स्पीड चेंज कराता है। तो डायरेक्शन चेंज होना तो मस्ट है सर्कुलर मोशन में। भाई स्पीड चेंज हो या ना हो कोई फर्क नहीं। स्पीड चेंज नहीं होगी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का हो रहा होगा। स्पीड चेंज हो रही होगी तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होना तो मस्ट है। तो इट इज प्रेजेंट ओनली इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये किस पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ओनली इन नॉन यूनिफॉर्म से, सिर्फ और सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही प्रेजेंट होता है और ये हमेशा होता है। अब बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की क्या होती है वैल्यू की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा सेंटर की तरफ होती है, हमेशा सेंटर की तरफ होती है। और इसकी डायरेक्शन किधर होती है? ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। नाम ही इनका टेंजेंट और सेंट्रीपिटल क्यों पड़ा? जिसका डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में हो रही थी इसलिए इसे टेंजेंशियल कहा जाता है। इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है इसलिए हमेशा इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। हमेशा इसे सेंट्रीपिटल क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर होती है, इसलिए सेंट्रीपिटल कहा जाता है। और इसकी आई थिंक आई एम बैक ऑनलाइन। तो बच्चों देख पा रहे हैं? तो एक्चुअली मुझे दोबारा लिखना पड़ गया, पूरी स्लाइड में टल गई थी इसलिए थोड़ा टाइम भी लग गया। तो मैं बताया था एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में बात करते हैं तो दो तरीके का एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल क्या करता है? डायरेक्शन चेंज करता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्त? ये डायरेक्शन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये किसके लिए होता है? डायरेक्शन चेंज के लिए। और ये ओनली फॉर स्पीड चेंज। ये मस्ट बी प्रेजेंट चाहे कोई सा भी सर्कुलर मोशन हो रहा है। मैंने लिख रखा है ऑल सर्कुलर मोशन। और ये किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। ये क्या होता है? ऑलवेज अलोंग द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन होता है और ये ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट होता है। इसी पे इनका नाम पड़ा है। टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल कहां से आया है? डायरेक्शन से आया है। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता था इसलिए टेंजेंट की डायरेक्शन में होता था इसलिए टेंजेंशियल। ये सेंटर की डायरेक्शन में होता था इसलिए इसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पड़ा है। यहां तक आप सभी लोग कंफर्टेबल हैं? क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। अगर यहां तक आप सभी लोग कंफर्टेबल हैं, क्लियर है तो बताइए, मैं आगे बढ़ता हूं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे थोड़ी डिटेल में और चर्चा करते हैं और फिर इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ा जाए दोस्त। तो सबसे पहली बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। किसकी दोस्त? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। ये कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है दोस्त। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर होगा। तो जब ये पार्टिकल यहां पे है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ इस डायरेक्शन में होगा, यहां पे। वही जब ये पार्टिकल यहां पहुंच चुका और वेलोसिटी ऊपर की तरफ है
उससे कोई मतलब नहीं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां पे जब पहुंचेगा तो यहां सेंटर की तरफ होगा, इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगी। तो डायरेक्शन सुनते ही वक्त सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जब सुन रहे होते हैं ऑलवेज टुवर्ड सेंटर। तो ऑलवेज नाम सुन के हमारे दिमाग में एक बत्ती जलती है कि मतलब ऑलवेज टुवर्ड सेंटर, मतलब इसकी डायरेक्शन फिक्स रहती होगी, डायरेक्शन कांस्टेंट रहती होगी। नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही होती है, बिकॉज वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही है और उसे हमेशा रहना है टुवर्ड सेंटर। तो टुवर्ड द सेंटर मैनेज करने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से घूमता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। ये बात क्लियर हुई? जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा तो जो इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर दोस्त मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करूं AC, वो हमेशा क्या होता है, स्पीड v²/r। मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो वो हमेशा क्या होता है बच्चा पार्टी, v²/r। डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। बाकी बातें मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि सेंटर की तरफ होती है, डायरेक्शन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कोई भी सर्कुलर मोशन हो, चाहे यूनिफॉर्म चाहे नॉन यूनिफॉर्म, इसका प्रेजेंट होना 70% अनिवार्य है। अब ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जिसे अपन v²/r लिख रहे हैं, इसे अगर मैं ओमेगा के टर्म में लिखूं तो v क्या होता है बच्चा पार्टी, r ओमेगा होता है। तो v की जगह मैं r ओमेगा पुट कर दूं अपॉन r कर दूं तो ये कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, ω² r आ जाएगा। जो मेरा पर्सनल टीचिंग एक्सपीरियंस है, जितने भी टॉप रैंकर्स को पढ़ाया उसमें से कई बच्चे ऐसे थे जो गॉड गिफ्टेड है। कोई भी चीज एक बार उन्हें बताओ, एक ही बार में समझ जाते हैं, एक ही बार कोई चीज पढ़ लेते हैं, उन्हें याद रहता है। बट क्या अगर वो गॉड गिफ्टेड है तो उससे भाई वो जो है वो है, हमें उस बात पे फोकस करना है कि हम क्या है। भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ एक गिफ्ट दिया है, कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा एबिलिटी दी है। अगर उनके पास एक एक्स्ट्रा एबिलिटी है कि वो शार्प माइंडेड है, वो एक बार में चीजों को पढ़ के समझ लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास भी एक एक्स्ट्रा एबिलिटी है, आप मेहनत कर सकते हो सकता है कि उसको नीट की प्रिपरेशन करने के लिए दिन में अगर 2-3 घंटे भी पढ़ ले रहा है, उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप 12 घंटे दो। देखो बच्चा पार्टी, जो अपना गोल है वो अचीव करना है, तो हम रेदर देन फोकस कि हमारे पास क्या नहीं है, हम उस बात पे फोकस करें कि हमारे पास क्या है। और मेहनत करने की क्षमता और इस मेहनत करने की एबिलिटी, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। भगवान ने ये हमें दिया हो, कुछ ना दिया हो, लेकिन ये एक एबिलिटी है जो हमारे पास खुद की है। हम तेज हैं या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन हम ये जरूर वादा करते हैं कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि हम उससे ज्यादा नंबर ले आएंगे। तो एक एबिलिटी हर किसी के, एक सुपर पावर हर किसी इंसान के पास होती है, मेहनत। हर एक इंसान के पास ये मेहनत, सुपर पावर होती है, मेहनत। और विश्वास करो दोस्त, इस सुपर पावर के आगे बड़ी बड़ी चीजें छोटी रह जाती हैं, बड़ी बड़ी एबिलिटी, बड़ी बड़ी नेचुरल गॉड गिफ्ट छोटे रह जाते हैं, जिसको पास एक मेहनत करने की आदत है। तो दोस्त, जो तुम्हारी सुपर पावर है, जो तुम्हारी सुपर पावर है, उस पर फोकस करो, मेहनत करो, ठीक है। तुमसे सवाल एक बार में नहीं समझ में आ रहा, तुम 2 बार लेक्चर देखो, 3 बार लेक्चर देखो। हो सकता है किसी बच्चे को कुछ ज्यादा तेज है, वो 4 सवाल कर लेता है, उसे कंसेप्ट समझ में आता है। तुम अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ, तुम 4 के 40 सवाल करो, लेकिन करो, उससे अच्छी रैंक लेके आओ। तो रेदर देन इस बात पे फोकस करना कि सामने वाला क्या कर सकता है, इस बात पे फोकस करें कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे लाइफ में दोस्त, ठीक है। तो मेरा सक्सेस के लिए आप सभी को मंत्र यही है कि अपने आप को पहचानो, ठीक है। और कोई भी कैसा भी स्टूडेंट हो, मैं ये मानता हूं कि हर किसी के पास एक ये जो सुपर पावर है, एक जो सुपर एबिलिटी है मेहनत करने की, अगर आपने उस चीज पे फोकस किया तो आप कोई भी एग्जाम बहुत इजीली क्रैक कर जाओगे, ठीक है। चलो बैक टू टॉपिक। AIPMT प्री 2011 से वाले कार ऑफ मास, कार का मास दे रखा है आपको 1000 kg, negotiate a bank curve of radius 90 मीटर।
बैंक कर्व है जिसका रेडियस कितना है 90 मीटर, फ्रिक्शनलेस रोड है। इफ द बैंकिंग एंगल ऑफ बैंकिंग दे रखा है, द स्पीड ऑफ द कार इज, फ्रिक्शन एब्सेंट है तो जो स्पीड होगी वो अंडर रूट RG tan थीटा के बराबर होना जरूरी है, तभी टर्न नेगोशिएट कर पाएगा। मास का कोई मतलब नहीं, डमी डेटा कई बार दे देता है और नीट का तो शौक है डमी डेटा, एक एक्स्ट्रा डेटा तुम कहो कि इसे कैसे फिट करें, नहीं करना है भाई फिट। अंडर रूट रेडियस कितनी है 90, जी कितनी ले लेंगे 10 ले लेंगे, और tan ऑफ 45 डिग्री, थीटा कितना है 45 डिग्री है। tan 45 1 होता है तो ये कितना हो जाएगा रूट ओवर 900 आ जाएगा, जहां से इसको रूट सॉल्व कर लोगे 30 मीटर पर सेकेंड विल बी द करेक्ट चॉइस। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। कंफर्टेबल है दोस्त? कोनिकल पेंडुलम, मैं आपसे आशा करता हूं जो बच्चे भी लेक्चर देख रहे हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें यस सर वी विल यूटिलाइज आवर सुपर पावर, और हमारी सबकी सुपर पावर है मेहनत करना। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोनिकल पेंडुलम। ये कोई कोनिकल पेंडुलम है, ये कोई बॉब है जिसका मास m है, और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में इस तरह से घूम रहा है। तो इसकी अगर मैं कह रहा हूं कि इस वक्त इस एंगुलर वेलोसिटी से अगर ये घूम रहा है, उस एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा से अगर ये इस प्लेन में घूम रहा है, लेट्स से इसका जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है वो r है, तो अगेन इस सवाल को करने के लिए क्या करोगे, देखोगे इस पे टेंशन, एकमात्र फोर्स जो है टेंशन है, और एक और फोर्स है दैट इज mg। लेकिन सेंटर की तरफ अगर तुम फोर्स निकालना चाहोगे, अगर ये एंगल दोस्त थीटा दे रखा है, तो ऑल्टरनेट एंगल के लॉजिक से ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा।